बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फाउंडेशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। एक्सरसाइज 8.2 के हमने 7 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 करने से पहले हम एक टॉपिक पढ़ते हैं, एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइंस, यानी कि दो स्ट्रेट लाइन के दरमियान एंगल हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। सपोज़ करते हैं हमारे पास एक लाइन L है और एक लाइन M है, ठीक है। और इन दोनों के दरमियान अगर एंगल फाइंड करना है तो हमें इनके पैरेलल इनके पैरेलल एक वेक्टर हमें कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। इस लाइन के पैरेलल एक डायरेक्शन वेक्टर हम ले लेते हैं D1, ठीक है, जिसके डायरेक्शन रेशियोज़ क्या हैं A1, A2 और A3। ये हम सपोज कर रहे हैं, यानी बिल्कुल इसके पैरेलल वेक्टर लिया जो कि ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और इस लाइन के पैरेलल हम खुद से ले लेते हैं एक डायरेक्शन वेक्टर D2, इसके पैरेलल लेना है, इसके बिल्कुल पैरेलल, इस तरह चलें, थोड़ा सा टेढ़ा मेरा। तो इसके भी पैरेलल हम एक वेक्टर ले लिया, इसको हम नाम दे देते हैं, इसके डायरेक्शन रेशियोज़ को हम नाम दे देते हैं B1, B2 और B3, ठीक है। और इसको हम D1 कहते हैं और इसको हम D2 कहते हैं, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, ये वाला इसके पैरेलल है, तो ये इसका डायरेक्शन वेक्टर है और ये वाला इसका डायरेक्शन वेक्टर है, ठीक है। तो जो एंगल इनके दोनों के दरमियान होगा थीटा, वही एंगल इन बड़ी लाइनों के दरमियान होगा, ठीक है। ये आपने याद कर लेना है। तो जो अगर हम दो लाइंस के दरमियान एंगल फाइंड करना चाह रहे हैं तो उनके डायरेक्शन वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल आएगा वही उनका एंगल होगा। तो इस डायरेक्शन वेक्टर को इसके अलॉन्ग, यानी कि इसके डायरेक्शन को साइंस क्या होंगे, इसके लाइन L1 के हम सपोज कर लेते हैं डायरेक्शन को साइंस क्या है L1, M1 और N1, और इसके हम सपोज कर लेते हैं इसके डायरेक्शन के साइन क्या है L2, M2 और N2, ठीक है। डायरेक्शन को साइंस के बारे में मैं पिछली वीडियो में मैं डिटेल के साथ बता चुका हूँ, आप उसको लाजमी देखिए, ठीक है। तो ये इसके डायरेक्शन को साइन लेट कर लेते हैं, ये इसके लेट कर लेते हैं, और हम इसके अलॉन्ग, यानी कि ये जो D1 है, ये D1 है, इसके पैरेलल है, और इसके अलॉन्ग एक वेक्टर D1, वो भी D1 है क्योंकि इसके पैरेलल है, उसके अलॉन्ग एक वेक्टर कंसीडर कर लेते हैं जो कि यूनिट वेक्टर होगा। यूनिट वेक्टर कौन सा होता है? जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, यानी कि इसी को कंसीडर कर लेते हैं, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड 1 है, ये एक यूनिट वेक्टर है L1 I प्लस N1 J, M1 J और प्लस N1 K, ठीक है। इसके अलॉन्ग ये जो यूनिट फैक्टर है उसको यूनिट फैक्टर की शक्ल में इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी कि जो डायरेक्शन को साइंस होते हैं उनको अगर कंपोनेंट में लिख दें तो एक यूनिट वेक्टर बन जाता है, ठीक है। तो D2 को भी हम यूनिट वेक्टर बना लेते हैं। D2 इज इक्वल टू L2 I प्लस M2 J प्लस N2 K, ठीक है। ये दो यूनिट वेक्टर हम कंसिडर कर लिए हैं। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास एंगल आ जाएगा थीटा, यानी कि D1 डॉट D2 लेते हैं, हमारे पास क्या आएगा D1 मैग्नीट्यूड, D2 मैग्नीट्यूड और कॉज ऑफ थीटा। ये आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स के दरमियान डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला ये होता है, ठीक है। तो D1 D2 दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं, तो इनके मैग्नीट्यूड 1 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसकी जगह हम 1 लिख देते हैं, साथ लिख देते हैं कॉज ऑफ थीटा। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, कॉज थीटा को इधर लिख सकते हैं और D1 डॉट D2 को इधर लिख लेते हैं। D1 की जगह मैं क्या लिख देता हूँ L1 I प्लस M1 J प्लस N1 K डॉट L2 I प्लस M2 J प्लस N2 K। दोनों वेक्टर्स को मैंने इसमें पुट कर दिया। अब क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो I वाला I से मल्टीप्लाई हो जाएगा, L1 L2 हो जाएगा, जमा J वाला J से मल्टीप्लाई हो जाएगा, M1 M2 हो जाएगा, प्लस N1 N2 कर लेंगे, N1 N2, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि cos थीटा किसके बराबर है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। तो L1 M1 N1 ये किसके डायरेक्शन को साइंस है? पहली लाइन के। L2 M2 N2 ये किसके डायरेक्शन को साइंस है? दूसरी लाइन के। तो यहाँ से हमें पता है कि जो डायरेक्शन को साइंस होते हैं, यानी कि L1 जो होगा वो किसके बराबर होगा? पहला डायरेक्शन रेशो डिवाइडेड बाई A1 प्लस A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का
स्क्वेयर। ये भी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ ये कैसे चीज़ आती है, ठीक है। मैं राइट ट्रायंगल में मैंने बताया था पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो उस तरीके से ये चीज़ आती है, तो मैं पिछली वीडियो में इसको बता चुका हूँ। तो ये L1 इसके बराबर होता है, L2 किसके बराबर होता है, A2 डिवाइडेड बाई M, इधर लिखेंगे M1 लिखेंगे A2, नीचे वही लिख देंगे A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर। इस तरह ये वैल्यूज़ इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। L1 L2 इसमें पुट करते हैं। L1 की जगह मैं पुट कर देता हूँ A1 डिवाइडेड बाई A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर, इसकी पावर क्या है 1/2। और साथ में L2 की जगह पुट कर देता हूँ B1 डिवाइडेड बाई B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस B3 का स्क्वायर, इस सारे का स्क्वायर रूट, ठीक है। या इसकी पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, इसकी पावर 1/2 ही लिख लेते हैं, इसकी पावर 1/2 प्लस M1 की जगह मैं क्या पुट करूँगा A2 डिवाइडेड बाई A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर। इसी तरह इस M2 की जगह मैं B2 लिख दूँगा और नीचे ये वाला सारा लिख दूँगा। N1 की जगह A3 लिख दूँगा, ठीक है, और नीचे वाला ये सारा लिख दूंगा A1 A स्क्वायर ये वाला, और N2 की जगह मैं ये लिख दूंगा। तो इस सारे का LCM क्या आता है, देखिए सब के नीचे एक ही चीज़ आ रही है, ये A1 का स्क्वायर, ये A वाली और B वाली, ये इनकी पावर 1/2, सब के नीचे यही चीज़ आ रही है, तो सब का LCM भी फिर यही चीज़ आएगी, यानी कि A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर, इसकी पावर 1/2, और साथ में क्या लिख देंगे B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस B3 का स्क्वायर, इसकी पावर 1/2, ये हो गया। और इधर क्या आ जाएगा A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 इज इक्वल टू कॉज ऑफ थीटा। तो यहाँ से कॉज को इधर ले आएंगे, कॉज इनवर्स हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो ये था थीटा, दो लाइनों के दरमियान अगर थीटा फाइंड करना है तो उनके दरमियान कैसे रिलेशन, कौन सा रिलेशन फाइंड करना है, ये रिलेशन हमने प्रूव किया है। तो इस रिलेशन को इस्तेमाल करके हम दो लाइनों के दरमियान एंगल फाइंड करेंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक है। तो ये क्या है, ये A1 B1 ये A1 A2 A3 ये क्या है, डायरेक्शन रेशियोज़ हैं। डायरेक्शन रेशियोज़ पहली लाइन के, और दूसरी B1 B2 B3 ये डायरेक्शन रेशियोज़ हैं दूसरी लाइन के, ठीक है। तो इस तरह हमें, इसका मतलब है हमें एंगल फाइंड करने के लिए हमने क्या फाइंड करना पड़ेगा, डायरेक्शन रेशियोज़ फाइंड करनी पड़ेंगी। तो द डायरेक्शन को साइंस LMN ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस आर गिवन बाय द इक्वेशन। डायरेक्शन को साइंस LMN इन दो इक्वेशन के ज़रिए दी हुई है। हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल बिटवीन दैम। देखिए हमने एंगल फाइंड करना, हमें सिर्फ डायरेक्शन कोसाइन दी हुई हैं। और एक ये भी चीज़ याद रखनी है आपने कि जो डायरेक्शन कोसाइंस होती हैं L, M और N, ये किसके प्रोपोर्शन होती हैं, डायरेक्शन रेशियोज़ के प्रोपोर्शन होती हैं, A B C के, ये आपस में एक दूसरे के प्रोपोर्शन होती हैं, ठीक है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ हम लिखते हैं सॉल्यूशन इसका। तो हम लिखेंगे गिवन क्या हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है, यानी कि L प्लस M प्लस N इज इक्वल टू 0। यह हमारा टारगेट क्या है, क्योंकि हमने एंगल फाइंड करना है तो हमने फाइंड करना है दोनों लाइनों के, क्योंकि टू स्ट्रेट लाइन दी हुई हैं, दोनों लाइनों के हमने डायरेक्शन रेशियोज़ फाइंड करने हैं। डायरेक्शन रेशियोज़ फाइंड होंगे तो इस फार्मूले में डायरेक्शन रेशियो को पुट करके एंगल आएगा। तो हमारे पास गिवन क्या है, L प्लस M प्लस N, इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। और दूसरी इक्वेशन क्या है, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर माइनस N स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और इसको हम 2 का नाम दे देते हैं। तो यहाँ से पहली जो इक्वेशन है इनमें से n को अलग कर दें, क्योंकि n के साथ इधर माइनस आ रहा है, तो इसमें से n को अलग करेंगे तो आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो लिखेंगे फ्राम 1 n इज इक्वल टू माइनस L प्लस M, ये वाला L प्लस M उधर जाके सारा माइनस हो गया। इसको हम नाम दे देते हैं 3 का। इस 3 को उठा के इधर 2 में पुट करते हैं, लिखेंगे पुटिंग 3 इन 2 में पुट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर माइनस N की जगह मैं क्या लिख दूंगा, माइनस L प्लस M इस सारे का स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर माइनस ये स्क्वेयर से ये जो माइनस है प्लस हो जाएगा स्क्वेयर की वजह से, तो इधर अंदर क्या बचेगा एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस 2LM इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आएगा एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर माइनस एम स्क्वेयर माइनस 2LM इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये एल इस एल से कट जाएगा, ये एल इस एल से कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 2LM इज इक्वल टू 0। क्या लिखा हुआ है 2LM इज इक्वल टू 0 लिखा। हमें पता है कि 2 कभी भी 0 नहीं हो सकता, 2 तो 2 होता है, 0 तो नहीं हो सकता, तो ये 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब है L 0 हो सकता है और M 0 हो सकता है। तो इनको हम इधर दो केस बना लेते हैं। एक दफ़ा व्हेन इधर लिखेंगे व्हेन L इज इक्वल टू 0 होगा तो फ्रॉम जो 3 इक्वेशन है उसमें हम पुट कर देंगे L 0 को, ठीक है। तो हम लिखेंगे 3 बिकम्स, अगर L 0 होगा तो 3 बिकम्स हो जाएगी, ठीक है। 3 बिकम्स में हम क्या लिखेंगे n इज इक्वल टू माइनस L की जगह 0 प्लस दूसरी तरफ M है, हाँ जी M है M, तो यहाँ से क्या रिजल्ट आया n इज इक्वल टू माइनस M आया है, ठीक है। तो यहाँ से इस चीज़ को हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं n डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू M डिवाइडेड बाई -1, ठीक है। तो इधर देखें इसमें L किसके प्रोपोर्शन आ रहा है 0 के प्रोपोर्शन आ रहा है, इसमें n 1 के प्रोपोर्शन आ रहा है, m किसके प्रोपोर्शन आ रहा है -1 के। इसका मतलब ये हुआ, मैंने आपको बताया था कि ये जो डायरेक्शन को साइंस होते हैं ये किसके प्रोपोर्शन होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज के प्रोपोर्शन होते हैं। इसका मतलब हमारे पास A B C की वैल्यू आ गई है इस साइड पे, ठीक है। देखो ना इधर L किसके प्रोपोर्शन है 0 के, इधर n प्रोपोर्शन है 1 के, इधर m प्रोपोर्शन है -1 के। हम लिखेंगे सो डायरेक्शन रेशियोज आर A1 इज इक्वल टू किस, A1 0 के इक्वल लिख लेते हैं, A2 इज इक्वल टू 1 के इक्वल लिख लेते हैं, A3 इज इक्वल टू -1 के इक्वल लिख लेते हैं। अब हम दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करते हैं। अगर m 0 पुट कर दें, हम लिखेंगे व्हेन m इज इक्वल टू 0 हो जाए तो 3 बिकम्स, ठीक है, 3 बिकम्स हो जाएगी क्या, उसमें L की जगह पहले 0 पुट किया था, अब m की जगह 0 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू माइनस L प्लस 0, यानी कि n इज इक्वल टू माइनस L। तो यहाँ से n डिवाइडेड बाई 1 लिख सकते हैं और L डिवाइडेड बाई -1 लिख सकते हैं। यहाँ से हमें क्या डायरेक्शन रेशियोज मिले हैं, वही डायरेक्शन रेशियोज मिले हैं। इसका मतलब दूसरी लाइन के भी हम लिख देंगे सो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अदर लाइन आर, ठीक है। सबसे पहले L वाला लिखेंगे, ठीक है। L के सामने क्या है -1, तो इसका डायरेक्शन रेशियो -1 है। N के सामने 1 है तो B2 वाला आ जाएगा। B3 वाला कैसे आएगा, LMN, सॉरी दूसरे नंबर पे m आता है तो दूसरे वाला m वाला आएगा, तीसरे नंबर पे n आता है तो उसका 1 आ जाएगा। तो m वाला क्या था, m वाला 0 था इधर, ठीक है, m वाला 0 तो इधर भी हमने तो कोई गलती की है। इधर पहले सबसे पहले L आता है तो L का 0 है, चलो वो ठीक है। उसके बाद m आता है उसका तो -1 आना चाहिए, तो इसका -1 हमने इधर लिखा हुआ है, नहीं इधर लिखना चाहिए था। m आता है तो -1, A3 वो लिखेंगे, तीसरे नंबर पे n आता है तो n का डायरेक्शन रेशियो 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें डायरेक्शन रेशियोज A1 A2 A3 B1 B2 B3 की वैल्यू निकल आई है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, इस फार्मूले में पुट करेंगे वैल्यूज़, ठीक है। इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास एंगल आ जाएगा। तो हम लिखेंगे वी नो दैट cos थीटा इज इक्वल टू A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, ये नीचे वाला सारा लिख देना है। इस सब की वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं, तो हम लिख देंगे A1 की जगह 0 इंटू B1 की जगह हम -1 लिख देंगे, ठीक है, प्लस A2 की जगह हम लिख देंगे -1 और B2 की जगह हम 0 लिख देंगे, ठीक है, प्लस A3 की जगह हम 1 लिख देंगे और B3 की जगह हम 1 लिख देंगे, ठीक है। ये वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। अब नीचे लिखते हैं A1 का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर 0 होता है, प्लस A2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस A3 का स्क्वायर 1 होता है, वो भी 1 है, उस सारे की पावर क्या है 1/2। और नीचे इसकी जगह B1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 होगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 होता है,
प्लस B2 का स्केयर 0 यानी कि 0 का स्केयर 0 होगा, प्लस B3 का स्केयर वो क्या है 1, तो 1 होगा 1/2। ठीक है, ऊपर क्या बचेगा, ऊपर 1 बचेगा, नीचे क्या बचेगा 1 + 1 2, और ये भी 1 + 1 2, तो इधर लिखेंगे √2, इधर भी क्या बचेगा √2, तो दोनों का स्केयर होके √2 से काट जाएगा, तो 1/2 रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम दोनों के दरमियान एंगल कितना आएगा, cos थीटा = 1/2, cos थीटा आया लेकिन एंगल तो नहीं आया, थीटा = cos इनवर्स ऑफ 1/2, तो cos इनवर्स ऑफ 1/2 कितना होता है π/3 रेडियन, π/3 रेडियन, और 60 डिग्री भी इसको लिख सकते हैं, यानी कि 60 डिग्री पे cos की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई फिर 60 डिग्री और π/3 रेडियन, रेडियन की शक्ल में या डिग्री शक्ल में, दोनों में हम लिख सकते हैं। लेकिन इधर आप लिखेंगे कि इधर हम लिखेंगे लेट थीटा बिटवीन द एंगल बिटवीन दैम। ठीक है, लेट थीटा बी एंगल बिटवीन दैम। ठीक है, दो लाइंस के दरमियान एंगल उसको लेट कर लेते हैं, थीटा के बराबर है एंगल बिटवीन दैम। फिर हम लगाएंगे वी नो दैट cos थीटा इसके बराबर है, तो हम डायरेक्शन रेशियोज हमने फाइंड की हुई है, तो वो सारी पुट करके हम थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि बिल्कुल ही क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 9, द डायरेक्शन कोसाइन LMN, इसमें भी ये दिया हुआ सारा कुछ, तो इसको इस्तेमाल करके दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम L और MN के प्रोपोर्शनल फाइंड करेंगे। यानी कि हमने अभी जो प्रोपोर्शनल फाइंड किए थे वो क्या फाइंड किए थे, डायरेक्शन रेशियोज। इस तरह के ABC फाइंड करनी है, फिर दोनों वैल्यूज़ निकाल के हम उस फार्मूले में लगा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 है, हम पहले लिखेंगे गिवन क्या है हमारे पास, गिवन जो इक्वेशंस हैं वो कौन कौन सी हैं। हमारे पास गिवन इक्वेशन है L + M + N = 0, और दूसरी इक्वेशन है 2LM + 2LN - MN = 0। ठीक है, इसको हम 1 का नाम दे देते हैं और इसको हम 2 का नाम दे देते हैं। यहाँ से फिर n को अलग कर लेते हैं, क्योंकि इधर MN आ रहा हर में, चले n को अलग करते हैं। ठीक है, फिर दोबारा फ्राम 1 n = -L + M, इसको हम 3 का नाम दे देते हैं। इसको उठा के इसमें पुट कर देते हैं, 2L × M ही रहेगा, क्योंकि n की जगह पुट करना है तो 2LM ही रहेगा, माइनस प्लस 2L × ये वाला -L + M, यानी कि इस n की जगह मैंने ये पुट किया है, -M × इस n की जगह भी ये पुट करना है, -L + M, और ये इसको बंद कर देंगे, = 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2LM माइनस यहाँ से माइनस हो जाएगा 2L² -2LM। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस प्लस LM, और माइनस प्लस ही रहेगा फिर, तो फिर क्या हो जाएगा +M² = 0। तो यहाँ से हमें क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पर ये 2LM है और ये 2LM है, M ये से कट जाएगा। ठीक है, कट गया ना, और इसके बाद हमारे पास क्या बचा है M² प्लस ये वाला LM, और आखिर में हम लिखते हैं -2L² = 0। यहाँ से हम इसको फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, फैक्टराइज किस तरह करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, -2L² M², ये रिजल्ट आएगा। तो इसको फैक्टराइज किस तरह करेंगे, दरमियान में LM आए। ठीक है, तो चलें इस तरह करते हैं, M² प्लस 2LM -LM कर लेते हैं। ठीक है, देखो वही रिजल्ट आएगा, -2L² इस तरह फैक्टराइज कर लेते हैं, इसमें से M कॉमन ले लेते हैं, M कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, M + 2L आएगा, माइनस यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, L कॉमन लेंगे तो M + 2L ही आएगा, = 0। यहाँ ये ब्रैकेट दोनों में कॉमन ले लेते हैं, M + 2L कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ से M - L बचेगा, M - L = 0। तो यहाँ से हमें क्या नज़र आ रहा है कि M + 2L ये भी 0 के बराबर है, और M - L ये भी किसके बराबर है, 0 के। यहाँ से M = 2L के बराबर आया है, और यहाँ से M = L के बराबर आया है। सॉरी, यहाँ से -2L आएगा ना,
ये उधर जाके -2l ही आएगा। तो यहाँ से l इज इक्वल टू m लिख लेते हैं, या m इज इक्वल टू l भी लिख सकते हैं, l इज इक्वल टू m लिख लेते हैं इसको, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, l इज इक्वल टू m लिख देते हैं। तो यहाँ से हम दो केस बनाएंगे, ये वाला केस और ये वाला केस। यहाँ से इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, यानी कि -2 को इसके नीचे ले आते हैं, m डिवाइडेड बाई -2 हो जाएगा, और l डिवाइडेड बाई 1 लिख सकते हैं, यानी इसके साथ 1 ऊपर आपने 1 बना देना है इनके साथ, तभी प्रोपोर्शन देखेंगे ना, यानी m इसके प्रोपोर्शन है, l इसके प्रोपोर्शन है, तो इनके साथ 1 होगा तो हम प्रोपोर्शन देखेंगे ना, अगर इनके साथ कोई नंबर होगा तो प्रोपोर्शन तो नहीं देख सकते। तो इसके नीचे भी 1 लिख देंगे और इसके नीचे भी 1 लिख देंगे, यानी कि ये 1 के प्रोपोर्शन है, ये m 1 के प्रोपोर्शन है। तो यहाँ से अब इस क्योंकि तीसरा भी हमें नहीं पता चल रहा n के बारे में रिलेशन क्या है, तो n के बारे में रिलेशन निकालने के लिए हम इसको, इस m को उस 3 में पुट कर देते हैं, इस 3 में जो हमने लेट किया था इसके अंदर पुट कर देते हैं। हम लिखेंगे यूजिंग m इन 3, यूजिंग m इन 3, इसको 3 में पुट कर देते हैं। तो 3 किसके बराबर है, n इज इक्वल टू -l प्लस m है, तो m की जगह हम लिख देते हैं, n की जगह हम लिख देते हैं, m की जगह हम -2l लिख देते हैं, यानी कि n इज इक्वल टू -l प्लस m था ना, तो m की जगह हमने -2l लिख दिया, तो -2l हो गया उसकी जगह, m की जगह। तो यहाँ से m इधर क्या बचेगा, -l, तो प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस l हो जाएगा। तो यहाँ से क्या रिजल्ट आया, n इज इक्वल टू l, यानी कि n/1 और l/1। तो अब यहाँ से नज़र आ रहा है l 1 के प्रोपोर्शन है, m जो है l के बाद m आता है वो -2 के प्रोपोर्शन है, n 1 के प्रोपोर्शन है। तो इसको हम लिखेंगे हेयर डायरेक्शन रेशियोज आर a1 इज इक्वल टू 1, a2 इज इक्वल टू -2, a3 इज इक्वल टू 1। तो इस लाइन की डायरेक्शन रेशियोज आ चुकी हैं। अब क्योंकि इधर भी n की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो n की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको 3 में पुट कर देते हैं, ठीक है, यूजिंग m इन 3, m को 3 में पुट कर देते हैं। हमें पता है n किसके बराबर है, -l प्लस m के बराबर है। तो यहाँ अगर m की जगह हम l रख दें तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, -2l हो जाएगा ना, -l प्लस l -2l हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यूजिंग m इन 3 में यूज़ करते हैं, तो हमारे पास n इज इक्वल टू -2l के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं प्रोपोर्शन फाइंड करना, तो इसको नीचे आना चाहिए, यानी कि इसके साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए सिर्फ। इस -2 को इधर ले आता हूँ, n डिवाइडेड बाई -2 और l डिवाइडेड बाई 1 कर देंगे। अब देखो l किसके प्रोपोर्शन है, 1 के, और m भी 1 के, और n -2 के प्रोपोर्शन है। तो हम लिखेंगे हेयर v1 इज इक्वल टू 1, v2 इज इक्वल टू 1, v3 इज इक्वल टू -1, क्योंकि l के नीचे 1 है तो पहला जो होगा 1 होगा, और m के नीचे भी 1 है तो दूसरा भी 1 होगा, तीसरा क्या होगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम वही लेट करते हैं, हमें थीटा क्या होगा, दो लाइंस के दरमियान एंगल होगा, लेट थीटा बी एंगल बिटवीन देम, ठीक है, एंगल बिटवीन लाइंस के दरमियान एंगल है। तो हमें पता है कि cos थीटा किसके बराबर होता है, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 डिवाइडेड बाई a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर, इस सारे का पावर 1/2, और b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस b3 का स्क्वायर, इस सारे की पावर 1/2। इसमें वैल्यू लगा देते हैं सारी की सारी। a1 की जगह मैं क्या लिखूँगा, a1 की जगह मैं लिखता हूँ 1 इंटू, और a2 की जगह b1 की जगह भी 1 लिखूँगा, ठीक है, प्लस आ गया दरमियान में, a2 की जगह -2 लिखूँगा, -2, और b2 की जगह हम 1 लिखेंगे, प्लस a3 की जगह 1 और b3 की जगह भी -2 लिखेंगे, -2 डिवाइडेड बाई, अब क्या करेंगे, a1 का स्क्वायर लेंगे, यानी कि ये पहले a1 है a2, ठीक है, a1 का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसको मैं इस सिंपल ही लिख लेता हूँ, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है, इसकी पावर क्या है 1/2। इसी तरह दूसरा भी यही बिल्कुल आएगा 1, ठीक है, इसकी पावर 1/2। तो यहाँ से ऊपर क्या रिजल्ट आएगा, माइनस, यानी कि -2 यानी कि माइनस, पहले +1 आएगा, +1
1 -2 डिवाइडेड बाई 4 + 2 6 हो जाएंगे, 6 स्क्वायर रूट, तो 2 बार 6 स्क्वायर रूट आएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे -4 + 1 कितने हो गए, -3 हो गए, डिवाइडेड बाई 6 आएगा। ठीक है, 6 के काट जाएगा, यहाँ पर आएगा -1/2। तो cos थीटा किसके बराबर आ गया है, cos थीटा इज इक्वल टू -1/2 के बराबर आ गया है। तो यहाँ से थीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, cos इनवर्स कर देंगे इधर, cos इनवर्स -1/2। और हमें पता है cos इनवर्स जो 1/2 होता है वो किसके बराबर होता है, π/3 के बराबर होता है, यानी कि 60 डिग्री के बराबर होता है। और cos इनवर्स -1/2 ये 120 डिग्री के बराबर होता है, यानी कि ये किसके बराबर होता है, 1/2 वाला जो ये 60 डिग्री के बराबर होता है, और ये वाला -1/2 वाला किसके बराबर होता है, 120 डिग्री के बराबर होता है। यानी अगर हम कैलकुलेटर से भी उठा के इसका आंसर निकालें तो यही आएगा 120 डिग्री। यानी कि शिफ्ट cos इनवर्स करेंगे -1 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आना चाहिए इज इक्वल टू, देखें 120 डिग्री रिज़ल्ट आया है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो थीटा कितना आया है 120 डिग्री, लेकिन आपकी बुक पे जो आंसर है वो 60 डिग्री लिखा हुआ है, वो 60 डिग्री मेरे ख्याल में गलत है। असल आंसर यही बनता है 120 डिग्री। ठीक है, या ये भी हो सकता है कि वो, हमें पता है कि जो दो लाइनों के दरमियान एंगल होता है, मसलन ये दो लाइनें हैं, ठीक है, और इन दोनों के दरमियान एंगल क्या है, ये हम क्या हो सकता है हम समझ रहे हो कि थीटा ये है और थीटा तो ये भी है इन दोनों के दरमियान। ठीक है, थीटा ये भी है, थीटा ये भी है और थीटा ये भी है। ये वाले जो अपोजिट एंगल होते हैं ये आपस में बराबर होते हैं, इनको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये वाले दोनों आपस में बराबर होते हैं, इनको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हो सकता है जिस तरीके से मैंने सॉल्व किया है तो इस तरीके से ये वाला एंगल आया, यानी कि जो बड़े वाला एंगल है इज इक्वल टू 120 डिग्री आया है। अगर वो बुक वाले जो हैं किसी और तरीके से सॉल्व करते हैं तो उनका एंगल ये वाला हो सकता आ जाए, क्योंकि ये भी तो दो लाइनों के दरमियान एंगल है ना। ठीक है, ये भी दो लाइनों के दरमियान एंगल है और ये भी दो लाइनों के दरमियान एंगल है। तो अगर इन सब को जमा करें तो 360 आना चाहिए। ठीक है, इधर से भी 120 डिग्री, सब को जमा करें ज़ाहिर बात है 360 डिग्री आता है। ठीक है, 60 120 हो गए और 120 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 360 ही आता है। तो इसका मतलब है आप हमारा 120 डिग्री भी आंसर ठीक है। अगर 60 डिग्री कोई किसी तरीके से ले आता है आंसर तो वो भी ठीक है। ठीक है, क्योंकि ये रीज़न मैंने आपको बता दी है, यानी कि आप हो सकता है वो जो जिस तरीके से करें उनका एंगल इस तरह आए, मैंने जिस तरीके से किया है वो एंगल दो लाइनों के दरमियान एंगल ये आया है 120 डिग्री। ठीक है, तो वो करें हो सकता है इस तरह आ जाए 60 डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों आंसर ठीक हो सकते हैं।